हाई लैटिस एनर्जी। तो हाई लैटिस एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी चार्ज पर। जितना कैटायनिक एनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर देखिए एल आई पर 1 पॉजिटिव, सी एल पर 1 नेगेटिव, एन ए पर 1 पॉजिटिव, सी एल पर 1 नेगेटिव, एम जी पर 2 पॉजिटिव, सी एल पर 1 नेगेटिव, सी एस पे 1 पॉजिटिव और सी एल पे 1 नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं कैटायनिक, एनायन चार्ज तो सभी में सेम है, तो कैटायनिक चार्जेस सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा है, Mg2 पॉजिटिव में। तो इसलिए जो लेटेस्ट एनर्जी की अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा आपका MgCl2 के केस में रिलीज होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसमें बच्चे क्या दिक्कत महसूस करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि F सबसे छोटा एटम है। जब आप 17 ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो F, देन Cl, देन Br, देन I। तो लगता है ऐसा है जैसे F सिंगल बॉन्ड, F सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है, लेकिन यहाँ पर जो F बहुत ही छोटे एटम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कि दोनों का नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। छोटे से F पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा डेंस है, 9 एटॉमिक नंबर है इसका, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगातार एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, और रिपेल करने की वजह से, रिपल्शन को कम करने की वजह से ये दोनों F एटम एक दूसरे थोड़े से दूर चले जाते हैं, और इसलिए जो F सिंगल बॉन्ड F है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, जबकि Cl जो है बड़ा एटम है, और अगर आप सही से वैल्यू देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है Cl बॉन्ड Cl, उसके बाद Br बॉन्ड Br और F बॉन्ड F की Br बॉन्ड Br से भी कम हो जाती है, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी I बॉन्ड I की। तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 7। तो BF3 हो जाएगा। BF3 में आप देखेंगे जो इसका ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से यहाँ पर जो डाइपोल्स काम करेंगे, ए B2F, 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 तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो डाइपोल्स काम कर रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाले B बॉन्ड F डाइपोल के इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, और इसलिए रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है BF3 का वो 0 होगा, और इसलिए BF3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। मैंने आपको पढ़ाया है इट कम्स बेंट टी शेप। ClF3 के बारे में अगर आप बात करें, ClF3 का शेप कैसा आएगा, बेंट टी शेप आएगा, और यहाँ पोलैरिटी रहेगी, डाइपोल्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे। सिमिलरली SO2 का जो शेप है वो भी बेंट शेप है, यहाँ भी डाइपोल्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करते। ऐसे ही PCl3 में आप देखेंगे, PCl3 में भी यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 10, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, और sp3d2 की वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन इसका भी बेंट टी तरह होगा। तो इसलिए केवल BF3 ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह वर्क कर। मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैज बॉन्ड एंगल। तो sp3d2 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, जैसे मैंने आपको दिखाया था XCF6 की। XCF6 की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का है, ये भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, यानी कि इसमें 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड एंगल नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन sp3d2 हाइब्रिडेशन हैज बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री ओनली। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें कितने बॉन्ड एंगल 180 डिग्री वाले हैं। तो देखिए आप, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 3-4 बार मिलेगा। एक तो ये है 180 डिग्री वाले XC बॉन्ड F, ये दूसरा ये XC बॉन्ड F ये वाला, ये, और थर्ड ये XCF2।
यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो 180 डिग्री के हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज on hybridization 1s 1p और vital we get। आपको अगर याद आ रहा हो एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाई पड़ेंगे और उनकी जो ज्योमेट्री हो कैसी होती है, लीनियर होती है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो टू ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेकंड ठीक है आपका। इस तरह से हमने BeCl2 का आपको बताया था जिसमें दोनों ही ऑर्बिटल्स कैसे थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और बॉन्ड एंगल कितना था यहाँ पर 180 डिग्री। ज्योमेट्री इसकी लीनियर थी। जो सेंटर एटम बेरिलियम है उसकी जो अरेंजमेंट है उसके चारों तरफ एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का दैट विल बी ऑफ एट 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 कार्बन इन C2H4 इज। तो कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की हम बात करें दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है आपसे। तो C2H4 ये देखिए इस तरह से रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, कार्बन एटम पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, आउट ऑफ दीज 2 1 सिग्मा 3 सिग्मा आर देयर। तो इसका जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 2 सिग्मा तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 और अगर 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2। तो यही आपसे जानना चाह रहे हैं कार्बन इन कार्बन डाई नहीं C2H4 ने पूछा है तो sp2 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज। ये आपने CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो CO2 इस तरह से आएगा, लीनियर शेप है CO2 का और इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है। इन 2 बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई है। तो कार्बन के साथ यहाँ पर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है और इसलिए जो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है sp है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री और जो इसका शेप है दैट इज लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द प्लेनर मॉलिक्यूल among the following is। इनमें से प्लेनर कौन है मॉलिक्यूल ये जानना चाह रहे हैं। प्लेनर का मतलब है जो कि पोलर ना हो, राइट। तो इसमें BCl3 हो जाएगा आपका, जैसे भी BF3 का केस बताया था आपको, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, वैसे ही BCl3 की ज्योमेट्री भी कैसी हो जाएगी, नॉन पोलर। और ये एक ही प्लेन में सब प्रेजेंट है और इनमें जो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर रहता है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो 15 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम फॉर। इनमें कौन सा कपल ऐसा है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे CO2 का मैंने भी आपको बताया था sp था और BF3 में जो बोरॉन एटम है उसका sp2 था। तो ये तो आंसर ठीक नहीं। ClF3 का शेप होता है बेंड शेप, वो सॉरी बेंड टी शेप होता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A। देखिए यहाँ पे Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 10/2 5 आ गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है sp3d सॉरी, और NS3 में आपको मालूम है sp3 है तो ये भी नहीं हो रहा है। CH4 में अगर आप देखेंगे तो sp3 है और ICl2 नेगेटिव। यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 सेंट्रल एटम है I 7 इलेक्ट्रॉन से प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 2 माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन, एक नेगेटिव चार्ज 7 2। यहाँ भी क्या आ गया sp3d आ जाएगा 7 2 10 और ये प्लस का ही है तो कुछ गलती हो रही है। ये 10 ही आ जाएगा, ठीक है sp3d आ जाएगा, बिल्कुल ठीक किया है। और तो ये भी सेम नहीं है तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें आप निकाल के देख लेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी sp2 है और SO2 में भी देखेंगे तो sp2 ही है तो ये आपका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे जानना चाहा है AlCl3 is covalent while AlF3 is ionic. This fact can be justified on the basis of क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस एनर्जी, फजांस रूल। ये फजांस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं। फजांस रूल क्या कहता है वो आपको समझना होगा। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि जितना कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या रिवर्स बोल सकते हो उतना आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो देखिए AlCl3 और AlF3 में जो कैटायन है वो तो दोनों में सेम है। यहाँ भी Al3 पॉजिटिव है और यहाँ भी Al3 पॉजिटिव है। अब आपको ये ढूंढना है कि F और Cl में से बड़ा एनायन कौन सा है। मालूम है आपको FCl टॉप टू बॉटम चलेंगे साइज बढ़ेगा, तो Cl नेगेटिव बड़ा एनायन है, तो AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो वही क्वेश्चन है, AlCl3 is covalent while AlF3 is ionic. This fact can be explained on the basis of Fajans rule, right? Which molecule has the largest dipole moment? लार्जेस्ट देखिए डायपोल मोमेंट कैसे काम करता है, जब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है उतना ज्यादा होगा। तो लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट पूछ रहे हैं, तो FCl-Bri में F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे FCl-Bri में F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए H और F के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट। तो जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादातर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो F की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से F पर ज्यादा नेगेटिव और H पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है। यानी कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा HF के केस में आपको मिलेगा और इसलिए डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा HF का रहेगा। भाई वेरी गुड, काफी बच्चों ने करके लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेंजीन के केस में अभी मैं बताता हूँ आपको। बेंजीन के केस में देखिए ये वाली कंडीशन है, ये रिंग है और ये 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन ये डबल बॉन्ड लगातार डीलोकलाइज करते रहते हैं। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है C सिंगल बॉन्ड, C के बीच में बॉन्ड कितना है, एक है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लग रही है 1, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लग रहा है 2, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बेंजीन के अंदर आप देखेंगे ये जो पाई बॉन्ड है वो लगातार डीलोकलाइज करते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से डीलोकलाइज करते रहते हैं। और इसीलिए हाँ, बेंजीन के अंदर ये जितने भी C बॉन्ड C है इन सभी के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि ना तो पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, उनके बीच का होगा। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की होगी, दैट इज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.28 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए 119.28 डिग्री या 109.5 डिग्री भी आप उसको बोल दिया करते हो। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर है और लोन पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो रिपल्शन को कम करने के लिए 104.5 डिग्री का हो गया। देखिए इस तरह से ये आपके पास मुस्कुराता हुआ वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 104.5 डिग्री का। इसकी स्माइल थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इससे गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरा बॉन्ड एंगल जो है वो जैसे सिंचन की होती है ना तुम्हारे यहाँ, उसी तरह की हो रही है।